तो जिस प्रदेश में जो इस प्रदेश की सबसे बड़ी सीट जो शुरुआत में कही जा रही थी कि आंदोलनकारी आ गया, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी ने इन तमाम हारों के बावजूद, जो मैं कह रहा था, इन्होंने अभी भी कोई सबक नहीं लिया। जब तक ये पार्टी अभी भी 1996 मॉडल पर चुनाव लड़ रही देहरादून में, वो पार्षद अपने लिए वोट मांग रहा है, लेकिन उसने वीरेंद्र पोखरियाल का नाम नहीं लिया। ये सबसे बड़ा फेलियर आज करण मारा का है। करण मारा के अध्यक्ष बनने के बाद 2 दर्जन तो वो लोग चले गए जो 2022 में आपको जिन्हों को आपने टिकट दिया था। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं उससे सत्ताधारी दल भाजपा तो गदगद है, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस की नींदें उड़ी हुई हैं। क्या ये होने वाला था? इस तरह के आसार क्या पहले दिखाई दे रहे थे? क्योंकि दावे कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े किए थे। हालात ये हो गए कि 11 नगर निगमों में कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला, जबकि पिछले निकाय चुनाव में 2 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही, हरिद्वार और कोटद्वार। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि एक निर्दलीय श्रीनगर से आ पाए, लेकिन बाकी जगह कांग्रेस की हालत बेहद पतली हो गई। खासकर देहरादून नगर निगम को लेकर कांग्रेस ने बड़े सपने बुने थे और दिखाए भी थे कि प्रचार अच्छा चल रहा है। 15 सालों से नगर निगम देहरादून में बीजेपी का कब्जा है। पिछले जो निवर्तमान मेयर हैं सुनील उनियाल गामा, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर तमाम नाकामियों को गिनाते हुए कांग्रेस चुनावी मैदान में गई, लेकिन देहरादून की जनता ने कांग्रेस को सिरे से खारिज कर दिया। ये क्यों हुआ? क्यों पोखरियाल चुनाव हार गए? या वाकई में सौरभ थपलियाल इतने बेहतरीन कैंडिडेट निकले बीजेपी के कि वो जीत गए, या बीजेपी का जो ऑर्गेनाइज संगठन है वो काम कर गया? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत इस वक्त मेरे साथ हैं। गजेंद्र जी, अभी 2 दिन पहले मैं जब आपसे बात कर रहा था, आपने कहा था कि कांग्रेस इनको धकिया के लतिया के बाहर किया जाएगा तभी सुधरेंगे। अब हो गई कसर पूरी, लतिया धकिया दिया पूरे निकायों में स्थिति अब तो। दरअसल जो पिछली बार हमने बात की थी उसके बाद कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जब ये चुनाव चल रहा था तो मुझे याद है कि 14 तारीख की बात है। सुरवीर सिंह सजवाण से मेरी बात हो रही थी। वो यहाँ कैबिनेट मंत्री हुए हैं, कई बार विधायक हुए हैं, बड़े नेता हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या स्थिति है, ये 14 जनवरी की बात है। तो मैंने कहा कि आज अगर एक्चुअल पोजीशन आप मेरे से पूछे तो 1 लाख वोट डाउन है। अच्छा। उन्होंने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। उसके बाद 17 तारीख को हरीश रावत के बेटे, छोटे बेटे का फ़ोन आया उनका। उन्होंने पूछा कि देहरादून की क्या स्थितियाँ हैं। वो खुद भी यहाँ घूम रहे थे। तो मैंने कहा जो हार का जो मार्जिन है 1 लाख पार जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। उन्होंने बहुत सारे आर्गूमेंट किए, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। और देहरादून में जब चुनाव स्टार्ट हुआ तो लोग कह रहे थे बहुत बेहतरीन कैंडिडेट दे दिया गया है, आंदोलनकारी हैं, तमाम बातें कही। और असल में जो पूरा कैंपेन की जो स्टार्ट थी वो यहीं से हुआ था कि कांग्रेस पार्टी ने जब कैंडिडेट डिक्लेयर किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जीतेंगे यहाँ पर। उन्होंने वो इसी प्रकार की भाषा का बोलना शुरू किया जिस प्रकार की मैंने हरिद्वार लोकसभा में देखा था कि भाई वीरेंद्र रावत को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एक नेता के रूप में स्थापित करने की बात हो रही थी। तो मुझे उस दिन खटका लगा कि कुछ गलत हो रहा है। फिर पता चला कि जो देहरादून में 50 होर्डिंग लगाए गए, उनमें कांग्रेस में 2 फाड़ हो गए, 2 नहीं 3 फाड़ हो गए। उसमें स्थिति ये हो गई कि एक तरफ तो जो है वीरेंद्र पोखरियाल का फोटो था और दूसरी तरफ करण माहरा का, और जो हाथ का चुनाव चिन्ह था इतना छोटा लगा दिया गया कि वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। चेहरे बड़े हो गए, पार्टी छोटी हो गई। चेहरा करण माहरा का चेहरा, उसमें दिक्कत यह आ गई कि जो प्रीतम सिंह है, जो देहरादून के एकमात्र विधायक हैं, और तो इनका कोई विधायक है नहीं है, वहाँ प्रीतम सिंह को दरकिनार कर दिया। अगर प्रीतम सिंह ने कहा फिर मैं क्या करने वहाँ जाऊँ। वहाँ जो इनकी पार्टी के कुछ समय पहले अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उनको श्रीनगर से देहरादून बुला दिया, और देहरादून में बता रहे हैं कि वो 5 घंटे तक घूमते रहे। पहले उनको बोले कि आप चुक्खू मोहल्ला आओ, चुक्खू मोहल्ला गए तो वहाँ 3 आदमी बैठे हुए हैं। उसके बाद उनको जीएमएस रोड बुलाया तो वहाँ कोई नहीं बैठा हुआ। उसके बाद उनको जो है किसी तीसरी चौथी जगह बुला दिया। वो आदमी 5 घंटे तक घूमता रहा, उसे ये नहीं पता चला कि जो कांग्रेस का मेयर कैंडिडेट वो कहाँ पर कैंपेन कर रहा है। वो थका कर वापस चले गए। अच्छा। एक और बड़ी बात दिखाई दी कि जिस पॉकेट्स में हम ये मानते थे कि दलित वोट बैंक है, इस प्रकार का वोट बैंक है, मलिन बस्तियाँ हैं, तो यशपाल आर्य अपेक्षा कर रहे थे कि उनका भी फोटो लगेगा। वो आए, उन्होंने देहरादून में बता रहे कि इनके लोगों से बात करी, इनके शिपा सालारों से, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बहुत मुश्किल से यशपाल आर्य की 2-3 मीटिंग करवाई गई और यशपाल आर्य भी यहाँ से खाली वापस जो है बाजपुर चले गए। तो जिस प्रदेश में जो इस प्रदेश की सबसे बड़ी सीट, इस प्रदेश की जो पहला नगर निगम, उस नगर निगम को लेकर एक जो माहौल बनाया जा रहा था, जो शुरुआत में कही जा रही थी कि आंदोलनकारी आ गया, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा,
पहाड़ी हो जाएगा, टिहरी वाला हो जाएगा और कास्ट से भी बेहतर हो जाएगा, सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कांग्रेस पार्टी ने इन तमाम हारों के बावजूद, जो मैं कह रहा था, इन्होंने अभी भी कोई सबक नहीं लिया और वो खुद ही करे कांग्रेस के नेता कि भाई करण मारा को देहरादून को वोटर कहाँ जानता है। तो जिन लोगों की यहाँ पैठ थी उनके हाथ में कमान नहीं सौंपी। और जब मेरे को इसी प्रकार से इनके फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि भाई क्या, और तो मैंने इन्हें पूछा कि तुम हार का जो तुम्हारा मार्जिन बढ़ता जा रहा है उसके पीछे एक बहुत सिंपल लॉजिक है। 1 से लेकर 100 वार्ड थे, हर वार्ड में वही 10 नेता जो है मंचों पर, कोई 11वां आदमी नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे, अगर राजपुर विधानसभा में जो आप कंपेन कर रहे हैं और अगर आप वहाँ राजकुमार को फ्रंट पे नहीं रख रहे हैं, आप वहाँ दूसरे तीसरे चौथों को वहाँ भाषण दिलवा रहे हैं, तो राजकुमार के समर्थक वहाँ छिटक है। वही हाल धर्मपुर में हुआ कि आपने जो है वहाँ भी उन्हीं सब लोगों को मंच, मतलब जितना भी पूरे 100 के 100 वार्ड थे, इन 100 वार्डों में कोई 11वां आदमी नहीं था जो स्टेज पर आपको दिखाई दिया। वही भाषण, वही बातें, वही सब चीज़ें रिपीटली आ रही। तो ये उसकी जो हार का जो कारण था, जो मैं महसूस कर रहा था, आपको अगर कभी ये दोनों नेता मिले उनसे जरूर पूछना कि गजेंद्र रावत ने कहा था, नहीं कहा था कि आप 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हार रहे हैं, सूरवीर सिंह सजवाण और आनंद रावत। आनंद राव। जी हाँ, इन दोनों से जरूर पूछना आप। उस दिन इन्होंने बहुत मेरे को जो है गरियाने की कोशिश करी, नहीं नहीं तुम्हारे आंकड़े गलत हैं, ये ऐसे हैं। लेकिन हमने कहा है कि जब तक ये पार्टी अभी भी 1996 मॉडल पर चुनाव लड़ रही देहरादून में, 1996 में तो नेता हुआ करते थे वीरेंद्र पोखरियाल डीएवी कॉलेज के, उसके बाद से ये 2024 आ गया, तो एक 1996 मॉडल की गाड़ी बाजार में चल रही, दूसरी 2024 की भाजपा की चल रही, जो बड़ी सफारी से लेके और जो और बड़ी बड़ी मॉडल की गाड़ियां हैं। तो आप उस गाड़ी में प्रॉपर तेल नहीं भर पा रहे हैं। आप अपने जो पार्षद लड़ रहे हैं, वो पार्षद अपने लिए वोट मांग रहा है, लेकिन उसने वीरेंद्र पोखरियाल का नाम नहीं लिया। अभी जो रिजल्ट्स आए हैं वो दिखाते हैं कि पार्षद तो जीत गए, पार्षदों को जितने वोट पड़े उतने वोट भी वीरेंद्र पोखरियाल को नहीं पड़े, कम पड़ रहे हैं, उससे भी कम पड़ रहे हैं। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन जो आपका था वो कहीं था ही नहीं। और आप, इससे जुड़ा हुआ मेरा गजेंद्र जी एक सवाल है, बीजेपी के प्रत्याशी सौरभ थपलियाल, ये एक हमें भी पता चला और देखने को भी मिला कि सौरभ थपलियाल को क्या करना है पूरे कैंपेन में, सुबह से लेकर रात तक का कार्यक्रम संगठन तय कर रहा था कि सौरभ थपलियाल कहाँ जाएंगे, आज क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, किन लोगों से मिलेंगे। कांग्रेस में वीरेंद्र पोखरियाल को ये कह दिया गया कि भैया टिकट आपको दे दिया, आप कर लो मैनेज। ये हुआ क्या? मैंने कहा ना, प्रीतम सिंह जो सबसे बड़े नेता, उनको किनारे कर दिया। वो कह रहे हैं मेरा फोटो नहीं लगा बैनर पे, पोस्टर पे। यशपाल आर्य कह रहे हैं मुझे नहीं बुला रहे हैं। गणेश गोदयाल कह रहे हैं मैं देहरादून का चक्कर काट रहा हूँ जगह जगह, मुझे पता नहीं कहाँ पर जनसभा हो रही है और वहाँ क्यों नहीं मेरे को बोला पहुँचाया जा रहा है। जब तक आप उस 2024 वाली उस भाजपा से, जो दुनिया की नंबर 1 पार्टी बन गई है आर्थिक रूप से भी, अब मेंबर्स के रूप में भी इतनी हाईटेक पार्टी बन चुकी है, अगर आप उससे लड़ने के लिए 1996 वाले तीर तुक्के निकाल रहे हो, आप सोच रहे हो उन पुराने फॉर्मेट पे आप जीत जाएंगे, लड़ जाएंगे, तो उससे तो भला होगा नहीं। तो निश्चित रूप से टिकट पाना ही सब कुछ नहीं है। टिकट तो भैया 70 टिकट तो आप विधानसभा में देते लोगों को, 70 क्यों नहीं जीत के आते हैं। टिकट मिलना ही आधार नहीं है। जब तक कांग्रेस पार्टी के लोग, वो लोग जो कि शाम को ढलने के बाद सीएम हाउस में, सचिवालय में, मंत्रियों के और मुख्यमंत्री निवास में जा रहे हैं, वो परिपाटी नहीं टूटी, तब तक मुझे लगता है कि जो उत्तराखंड के जो आम जनमानस है, जो वोटर है, वो इन पे भरोसा नहीं करेगा। और अब देखो ना, आज तो मयूख महर ने बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी हुई है। मयूख महर चुनौती दे रहे हैं करण मारा को कि भैया वो कुंडल पहनने वाले जो हैं वो, उनको बोलो कि मुझे बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं। वो तो कह चुके हैं कि मैं तो इस्तीफा ही दे दिया, समझ लो, मुझे कांग्रेस से चुनाव ही नहीं लड़ना है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सबसे बड़ा फेलियर आज करण मारा का है। करण मारा के अध्यक्ष बनने के बाद 2 दर्जन तो वो लोग चले गए जो 2022 में आपको जिन्हों को आपने टिकट दिया था। लगातार लोग जा रहे हैं। और जो आदमी परसों तक इस नगर निगम और इस निकाय चुनाव के नंबर लिख रहा था कि कौन आदमी कहाँ लड़ेगा, उनका नाम लिख रहा था, वो आदमी भाजपा में जाके शामिल हो गया। आज जो गरिया रहा है मधुरदा जोशी। करण मेहरा ने मंगलौर और बद्रीनाथ भी तो जिताया। होता क्या है कि वही तो चूक हो गई कि आपने 2 सीटें जीती और आपने जो है सीना अपना चौड़ा कर दिया। आप अगले दिन ही मुंह के बल गिर गए केदारनाथ में, जिस केदारनाथ में को लेकर दावा था करण मारा का कि अध्यक्ष बनने के बाद सबसे ज़्यादा दौरे केदारनाथ की है। उस केदारनाथ में जहां पर विधायक बनाने का पहली बार जो शैला रानी रावत को तो कांग्रेस ने विधायक बनाया था, कांग्रेस का ही गढ़ माना जो उनका था, उनका तमाम तरह से समीकरण थे। लेकिन अब फिर क्या हुआ कि उस यात्रा को लेकर आप चले गए और उस यात्रा में 2 फाड़ हो गई कांग्रेस पार्टी।
जब तक ये कांग्रेस के लोग इसी प्रकार से, जैसी जो दुर्गति आज देहरादून में हुई है, जो पूरे पूरे प्रदेश में हुई है, एक भी निगम आप जीतने की पोजीशन में नहीं है, और जहां आप जीतने की पोजीशन में थे वहां कांग्रेस कैंडिडेट की तो जमानत जब्त हो गई, और मयूख मेहर का कैंडिडेट भी 17 वोट से चुनाव हार गया। मतलब आप देखो कि आपका अपनी पार्टी में उन 20 लोगों के साथ भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। 20 ही तो विधायक हैं बचे हुए, ऐसा तो है नहीं कोई 50 लोगों की टीम है उनको आपने साधना है। और जब तक वो त्याग का भाव नहीं आएगा, वो उनको ये अपना इतिहास याद नहीं आएगा कि हम वो लोग हैं जिन्होंने वर्षों के तक ये सब चीज़ें चलाई हैं, तब तक आप किसी भी सूरत में 2025 वाली पुष्कर सिंह धामी सरकार हो या आपकी मोदी सरकार हो, उनका संगठन हो, उनकी अर्थ की ताकत हो, उनके साधन संसाधनों की ताकत है, आप इनसे जीत नहीं सकते। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव निश्चित रूप से मेरा मानना है कि ये जो अगला विधानसभा चुनाव है उसका सेमीफाइनल है। इनके पास तो आज की तारीख में अगर आप खड़े कर दें लोग तो 70 चेहरे नहीं मिलेंगे, सारे लोग तो छिटक के चले गए, फिर आप लड़ोगे किससे? मेरा एक आखिरी सवाल है गजन जी, आप ईवीएम पर सवाल उठाते थे, ये तो बैलेट पेपर में हुआ, सवाल इसमें भी उठाए जा रहे हैं कि भैया देरी से काउंटिंग हो रही है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये ऋषिकेश में भी तमाम जगह है, ये भी एक विषय हो गया। मुझे लगता है कि क्या इसका पटाक्षेप हो गया आज बैलेट पेपर ईवीएम का। इसी से जुड़ा दूसरा प्रश्न है कि हम भरा हुआ आधा गिलास क्यों देख रहे हैं, हम ये कहें कि आधा खाली भी तो है। इधर बीजेपी पर भी तो बात करें कि वो तो सुपड़ा साफ कर गए देहरादून से लेकर तमाम निगमों में, उन्होंने भी तो कुछ किया होगा। 15 साल से मेयर बीजेपी का रहा, कुछ तो बेहतर किया होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उनकी सरकार है, तो 3 इंजन लगातार चल रहे थे देहरादून में, जनता ने तो मुहर लगा दी ना। कांग्रेस की खामी अलग बात है। आप ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर हमेशा सवाल खड़े होंगे। ईवीएम को लेकर पहला सवाल तो लालकृष्ण आडवाणी ने खड़ा किया था, आज वो बेचारे नेपथ्य में चले गए। और इस देश में लोगों ने बूथ कैप्चरिंग भी देखी है, ये बात आज भी है। लेकिन मेरा मानना है कि जो भाजपा की जो ताकत है, वो कहते हैं कि जो आपका अपना बूथ मैनेजमेंट अगर बेहतर है, उस दिन भी जब काउंटिंग हो रही है, जब वोट पड़ रहे हैं, अगर आखिरी समय तक आपका एजेंट वहाँ है पोलिंग स्टेशन पे, तो दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। आप अगर उसको फॉलो कर रहे हैं कि भाई ये गाड़ी यहाँ से चल दी है, उनको जो बैलेट बॉक्स को लेकर, और वहाँ जा रही है जहाँ आपने कुछ जमा करना है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उस बीच में तो कोई ना हमारा उसमें पड़ेगा नहीं, वो स्पष्ट है। जिस प्रकार से ऋषिकेश में पहरेदारी हो रही थी वो बहुत स्पष्ट है। वो जो हार के तमाम जो इक्वेशन वो निकलेंगे और आगे भी होगा उनका, ये निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी के लिए एक बड़ा बूस्टर साबित हुआ है। भले ही जो है उनके जनसंपर्क अधिकारी किशोर भट्ट चुनाव हार गए, टिहरी में उनकी जनसभा के बावजूद उनका कैंडिडेट तीसरे नंबर पर चले गया, वो पौड़ी और जो रुद्रप्रयाग मुख्यालय हार गए। मतलब पौड़ी और टिहरी लोकसभा में बड़ी संख्या में हार हुई है इनके कैंडिडेट्स की, खूब हार हुई है। लेकिन चूंकि जो निगम का मसला है वो बहुत बड़ा है, और ये पुष्कर सिंह धामी के लिए बहुत बड़ा बूस्टर है। जो लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि अब धामी की विदाई का एक कारण ये बन सकता है, उन लोगों के लिए थोड़ा चिंता का बात है कि अभी फिलहाल धामी जो है कंफर्ट जोन में है, और अगर धामी को आपको हराना है तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जिस लेवल पर, जो आपने बताया ना कि सौरभ थपलियाल के प्रोग्राम कौन तय कर रहा था, किस प्रकार से सुबह शाम तक लोग उनके साथ जुटे हुए थे। और वो जो कांग्रेस वाले जो लोग हैं वो अगर अभी भी नहीं सीखेंगे तो फिर वही चीज़ आएगी जो मैंने कहा ना कि हमने उसे 10 दिन 9 दिन पहले समझ लिया था कि ये 1 लाख से ज़्यादा बड़े मार्जिन से लोग पीछे जा रहे हैं। तो अगर आप जो जनता की भावनाओं के अनुरूप नहीं समझ पाते हैं तो इस प्रकार के परिणाम तो अपेक्षित है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे गजेंद्र रावत, वरिष्ठ पत्रकार। देखिए, कुछ दिनों पहले मैंने बात की थी आपसे, तो उस समय भी चर्चा हो रही थी कि इन्होंने कहा था कि कांग्रेस की स्थिति बड़ी डामाडोल है। संगठन के तौर पर कांग्रेस पिछले कई सालों से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से बीजेपी ने अपना काम करना शुरू किया, कांग्रेस का संगठन स्तर पर कामकाज बेहद लचर होता चला गया। क्या देहरादून नगर निगम में भी यही हुआ? प्रत्याशी कोई भी होता लेकिन उसके पीछे भी क्या इसी तरह का संगठन जुड़ता? क्यों एकमात्र विधायक प्रीतम सिंह को दरकिनार कर दिया गया? क्या यशपाल आर्या को तमाम मलिन बस्तियों में और उन जगहों में जहां के वो चेहरे हैं, बनते हैं, राजकुमार पूर्व विधायक थे, क्या उन्हें नज़रअंदाज किया गया? ये तमाम खामियों की वजह से क्या कांग्रेस को यहाँ हार मिली है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी के लिए कहना पड़ेगा कि वाकई में एक वेल ऑर्गेनाइज संगठन की तरह उन्होंने काम किया, और कांग्रेस चारों खाने चित। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।